हेलो एवरीवन, चंद्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रमशा फातिमा आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में बेसिक नॉलेज सबको होती है, सभी जानते हैं हिस्ट्री के बारे में कि आपका जो इतिहास है वो स्टार्ट होता है वो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न से स्टार्ट होता है। तो वेटेज जो आपका आता है एग्जाम में, हिस्ट्री की बात करते हैं हम। इतिहास, इतिहास के आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। सेकंड आपका होता है मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया। थर्ड आपका होता है आधुनिक भारत। इंडिया तो सब जानते हैं। आधुनिक भारत हो गया आपका, इसका वेटेज आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। आधुनिक भारत से आपके क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा ही पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की। प्राचीन भारत में एवरीवन इज नोन कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका आईवीसी, वैदिक सिविलाइजेशन, आपके कुछ धर्म हैं जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये आपके इसके पार्ट हो जाते हैं। मिडिवल में आपका मिडिवल कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका मुगल्स, जहाँ से आपके अरबों का आक्रमण होता है, यानी कि मुगल्स आपके आते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत का इतिहास ये आपका स्टार्ट होता है यूरोपियंस, जब आपके यूरोपियंस आते हैं इंडिया में ट्रेडिंग या फिर व्यापार करने के लिए। ठीक है, इतना नोट डाउन कर ले सब। इसको रफ करेंगे अब हम इतिहास का पार्ट उठाने जा रहे हैं। इतिहास के बारे में जब आपने पता है कि इतिहास के बारे में एक आपसे क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, यानी कि आपका इतिहास का पिता कौन कहलाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री में हम नाम जानते हैं आपके, कहलाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे हम इसको ऐसे, हिस्टोरिका। ओके, क्लियर है आपको? पहले हमने पता कर लिया कि इतिहास के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास के आपके फादर कौन कहलाते हैं? आपके फादर कहलाते हैं हेरोडोटस। इनकी एक बुक है हिस्टोरिका। अब हम अपना चैप्टर उठाएंगे आधुनिक भारत, यानी कि मॉडर्न इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास में भी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? मॉडर्न इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हेडिंग डालेंगे हम आप आधुनिक भारत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है मॉडर्न इंडिया की? तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत आपसे तब होगी जब मुगलों का पतन होना स्टार्ट होता है। मुगलों का पतन होना स्टार्ट हुआ यानी कि आपके यूरोपियों का आगमन होना स्टार्ट होता है। तो मॉडर्न इंडिया में हम पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट आपका टॉपिक है, टॉपिक डालिए भारत में यूरोपियों का आगमन।
ठीक है, इसको लिखेंगे हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, देखते हैं हम भारत में यूरोपियों का आगमन यानी कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हमारे इंडिया में यूरोपियंस आए हैं, कौन कौन से यूरोपियंस आए हैं, कौन कौन सी हमारी जो इंडिया में जो कंपनियां आई हैं। ठीक है, अराइवल्स में देखते हैं कंपनियां आई हैं, कंपनियों के हम नाम जानेंगे। फर्स्ट आपके आए हैं पुर्तगाली, जिन्हें हम पोर्तुगीज बोलते हैं। पोर्तुगीज। सेकंड आपके आए हैं डच। अच्छा, इसमें हेडिंग हम डालेंगे कि ये इनके आने का क्रम है। क्या है? यूरोपियंस के आने का क्रम, आने का क्रम। ठीक है, पहले पोर्तुगीज आए, आपके डच आए, फिर आपके आते हैं अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स। ओके, देन आपके आते हैं डेनिश, डेनिश के बाद आपके आते हैं फिफ्थ फ्रांसीसीज। फ्रेंच। ठीक है, ये इनके आने का क्रम है कि किस क्रम में कौन आया। तो क्रम आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहले पोर्तुगीज आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डेनिश आए, फिर आपके फ्रांसीसीज आए हैं। ये आने का क्रम। और एक आपसे पूछते हैं कि कंपनी स्टैब्लिश करने का, कौन से पुर्तगालीज ने किस ईयर में आपकी कंपनी स्टैब्लिश की है। तो कंपनी स्टैब्लिश करने का क्रम हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको रफ कर दे रही हूँ मैं। तो इनका ये आने का क्रम हो गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कंपनी कंपनी बनाने का क्रम यानी कि कंपनी को स्टैब्लिश करने का क्रम। तो हम बात करते हैं, पहले क्रम आपका बिल्कुल डिट्टो यही रहेगा, ईयरली आपके बदल जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आपके कौन आते हैं, वही आपके नंबर 3, ये 4 और ये आपके 5। फर्स्ट में आपके पोर्तुगीज ही आते हैं और फर्स्ट फैक्ट्री भी आपके पोर्तुगीज ही बनाते हैं। तो बात करते हैं हम पुर्तगाली। पुर्तगाली यानी कि पोर्तुगीज आते हैं, कब आते हैं? ये आपके 1498 में। देन उसके बाद आते हैं आपके अंग्रेज। सॉरी, ये आने का क्रम नहीं है, ये इनके फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का क्रम है। अंग्रेज आते हैं आपके 1600 में, ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। कहाँ करते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आपके डच 1602 में फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। डच के बाद आपके डेनिश 1616 में। डेनिश के बाद आपकी फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, ये आपकी 1664 में। ओके, क्लियर है सबको? ठीक हो। हमेशा कंफ्यूजन इस चीज़ की रहती है हमें, हम हमेशा कहते हैं कि पहले पोर्तुगीज आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए। जब हम ईयर की बात करते हैं 1498 में जब आपके पोर्तुगीज आए थे, देन उसके बाद अंग्रेज ये आने का क्रम है इनके और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का है, इसीलिए डेट इनकी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपके डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। देखो, डच आए, देन उसके बाद आपके अंग्रेज आए। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा पहले आए वही आपकी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करे। तो डच आए ज़रूर थे, बट उनसे पहले अंग्रेज़ों ने 1600 में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली थी। कहाँ की थी, कब की थी, वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? पहले इसको नोट डाउन करिए।
हो गया, इसे हम रफ करते हैं। अच्छा, हमने बात की है कि पोर्तुगीज आए हैं, डच आए हैं, आपके फ्रांसीसीज आए हैं, ये आए क्यों हैं, इन्हें ज़रूरत क्या पड़ी इंडिया में आने की और एक नए रास्ते की खोज करने की। हमने पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से इंडिया के एक नए रास्ते की खोज की है, तो इन्हें ज़रूरत क्या पड़ी। बेसिकली माइंड में हमारा ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये पुर्तगालीज, डच, फ्रांसीसीज आए क्यों हैं, तो इसके पीछे की हिस्ट्री होती है। हम सबसे पहले जानते हैं, जब आपका प्राचीन भारत के टाइम से ही देखते हैं हम, प्राचीन भारत, इसको भी रफ करते हैं। ओके, प्राचीन भारत नोट डाउन करिए के समय से ही भारत आने के दो मार्ग थे। प्राचीन टाइम से ही, जब हम प्राचीन टाइम की बात करते हैं, जैसे आपके एंशियंट इंडिया चल रहा था, उस टाइम से ही इंडिया आने के आपके दो मार्ग हुआ करते थे। दो मार्ग यानी कि दो रूट्स हुआ करते थे। अब हम दो रूट्स की बात करेंगे, कौन से रूट्स है वो, फर्स्ट और आपका सेकंड। एक तो आपका थल मार्ग कहलाता है, थल मार्ग, थल सब जानते हैं आपका लैंड रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है वाटर यानी कि जल, जल मार्ग, आपका वाटर रूट्स। ठीक है, दो आज भी हमारे पास, जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो ही रूट्स होते हैं, एक तो जल होता है, एक तो आपका लैंड जिससे हम आते हैं। तो जब अंग्रेज या फिर जो यूरोपियंस थे, जब भी हम आधुनिक यानी कि प्राचीन समय से जब इनके साथ ट्रेडिंग करते थे, तो ये कैसे इंडिया में आते थे। तो जब ये थल मार्ग से आते थे, तो जो यूरोपियंस, क्योंकि हम यूरोपियंस की बात कर रहे हैं, पहले यूरोप से लोग तुर्की जाते थे, तुर्की से ईरान, ईरान से इराक, इराक के बाद आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रूट से ये पहुंचते थे आपके इंडिया यानी कि आपके भारत, भारत के ओके, इंडिया यानी कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक के बाद आप यहाँ पे लिखो ईरान, इराक के बाद आपका अफगानिस्तान, ओके, अफगानिस्तान के बाद ये पहुंचेंगे आपका इंडिया। तो प्राचीन काल से ही हमारा इनके साथ ट्रेड चलता था, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता उठा के देख लें, उसके बाद में उसमें बताया गया है। तो हम कैसे आते थे, क्योंकि यूरोपियंस की बात करते हैं, यूरोपियंस जो थे हमारे ऊपर डिपेंड थे, किस चीज़ों के लिए डिपेंड थे, हमारे ऊपर डिपेंड थे। यूरोपियन जो थे वो स्पाइसेस यानी कि यहाँ के मसालों के लिए हमारे ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। तो पहले क्या करते थे, ये हमारे साथ व्यापार करते थे। तो तुर्की, तुर्की से ईरान, ईरान से इराक, इराक से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद इंडिया, इतना लंबा प्रोसेस करके ही आते थे। अगर हम जल की बात करते हैं, आपका वाटर से कैसे आते थे, मेडिटेरियन सागर, ठीक है, रेड सागर, रेड सागर यानी कि रेड सी होगा आपका, ठीक है। रेड सी के बाद ये पहुंचते थे आपके गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ पर्शिया के बाद पहुंचते थे अरब सागर आपका, क्योंकि इंडिया अरब सागर से अटैच है आपका, अरब सागर। उसके बाद फाइनली ये इंडिया पहुंचते थे, भारत में ये एंटर होते थे। ये बताने का बेसिकली मतलब इतना ही है, मोटो इतना ही है कि हमें पता है कि ये दो मार्ग थे हमारे, इनसे हम जाते थे और यहाँ से व्यापार करते थे। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जब हम यहाँ से ट्रेड कर रहे थे तो हमें क्यों एक नए समुद्री मार्ग की, एक नए रास्ते की हमें खोज करनी पड़ गई। तो उसके लिए पहले आप इतना नोट करेंगे, उसके बाद बताते हैं, उसके बाद का यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे हम
कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी ज़रूरतें हुई होंगी, तभी हमने ऐसा कदम उठाया कि हमने बोला एक इंडिया जाने की समुद्री मार्ग की खोज की जाए। तो बेसिकली क्या हुआ, बात करते हैं हम 14 स्टार लगा के आप नोट डाउन करेंगे इसको। 1453 में, अब 1453 में ऐसा क्या हुआ कि हमें एक नए मार्ग की खोज, मैंने आपको बताया कि हम थल से यानी कि लैंड से जाते थे, तो पहले यूरोपियंस जो हुआ करते थे तुर्की से ईरान, फिर इराक। क्या हुआ आपका, यहाँ पे नोट डाउन करके लिखेंगे। 1453 में ऑटोमन एम्पायर क्या करता है, इतना क्लियर है, दिख रहा होगा सबको। ऑटोमन एम्पायर, इसको हिंदी में बोलते हैं उस्मानी साम्राज्य। ऑटोमन एम्पायर यानी कि उस्मानी साम्राज्य क्या करता है, ये तुर्की का एक स्थान होता है, ओके, तुर्की का एक जगह यानी कि प्लेस, तुर्की के एक स्थान होता है जिसका नाम होता है कुस्तुनतुनिया। ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। क्या हुआ, हमने यहाँ तक देखा कि हम पहले ट्रेड करते थे, दो तरीके से ट्रेड करते थे। फिर क्या हुआ, एक हिस्ट्री में एक घटना हुई आपकी, घटित हुई 1453 में। ऑटोमन एम्पायर क्या करता है, तुर्की का एक स्थान होता है कुस्तुनतुनिया, उस पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, यानी कि उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है। जब ये इस पे अधिकार कर लेंगे, तो मैंने बताया कि तुर्की, यहाँ पे जब हम देखते हैं तुर्की, यूरोपियंस का तुर्की में आना बंद कर दिया जाता है। बोलते हैं कि आप तुर्की में एंटर नहीं कर सकते। अगर आपको तुर्की आना है, क्योंकि इंडिया के साथ आपको ट्रेड करनी है, तो पहले तुर्की से गुजरना होगा, फिर ईरान इराक के रास्ते जाइए। जब तुर्की का ही रास्ता नहीं खोला है उन्होंने, तो फिर कैसे हम उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, जब तुर्की पे इन्होंने एंटर नहीं होने दिया, उसके बाद बोला कि अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं या इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए, हमें टैक्सेस दीजिए, यानी कि सबको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इनसे क्या करते हैं, यूरोपियन से टैक्स मांगते हैं। इतना ज़्यादा टैक्स होता है कि ये देते नहीं हैं। फिर ये सोचते हैं क्यों ना हम एक ऐसे समुद्री मार्ग की खोज करें जो इतने सारे रेंज से ना होकर डायरेक्ट हमें अरेबियन सी पे पहुंचाए, या फिर हम डायरेक्ट इंडिया के किसी जगह पे जाके रुके। तो इतनी आपकी हिस्ट्री हो जाती है क्लियर कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, बेसिकली हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि डायरेक्टली जब हम यूरोप तुर्की से ट्रेड कर रहे थे, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक नए समुद्री मार्ग की, क्योंकि तुर्की पे ऑटोमन एम्पायर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, और यहाँ पे अधिकार करने के बाद यहाँ पे टैक्सेस लगा देता है, बैन कर देता है यूरोप को। जो यूरोपियंस लोग होते हैं उनको बैन करता है और बोलता है अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि वास्को डी गामा आपके निकलते हैं, कोलंबस निकलता है। पहले इतना नोट करिए। ठीक है, हमने पढ़ा टैक्सिज्म हो गया कि तुर्की से अधिकार हुआ ऑटोमन एम्पायर का, और तुर्की से लोगों ने जाना बंद कर दिया और बोला कि आप हमें टैक्सेस पे करिए। फिर क्या करते हैं यूरोपियंस क्या करते हैं, अब भेजेंगे आपके यूरोपियंस क्या करते हैं, सबसे पहले भेजते हैं एक नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए। इंडिया के सबसे पहले आते हैं आपके, एक होता है आपका 1498 और ये आपका 14, ठीक है 1498 आपकी ईयर हो गई। जो हमने हिस्ट्री की डेट पढ़ी थी 1453 में एक घटना होती है जो कि आपकी ऑटोमन एम्पायर, जिसमें उस पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है हमको। फिर आता है आपका 1494, दो डेटें हैं आपकी 1494, ये इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। ठीक है, 1494 एंड 1498, 1494 एंड 1498 में होता क्या है, ठीक है। इसमें 1494 में होता है आपका कोलंबस। क्या होते हैं कोलंबस, कहाँ के निवासी होते हैं, पहले हम देखेंगे इनको। कोलंबस जो होते हैं मैड्रिड
स्पेन के निवासी होते हैं। पहले इतना नोट डाउन करेंगे कि कोलंबस निकलते हैं यूरोपियंस की, इसको रफ कर दो, कोलंबस निकलते हैं। फर्स्ट आपके कोलंबस को भेजा जाता है कि आप इंडिया के समुद्री मार्ग की खोज करके आइए। तो कोलंबस निकलते हैं आपके, कब निकलते हैं 1494 में आपके कोलंबस निकलते हैं। कोलंबस निकलते हैं तो ये कहाँ के निवासी होते हैं, मैड्रिड स्पेन के निवासी होते हैं, और ये फाउंड करते हैं, खोज करते हैं आपके अमेरिका की। निकले इंडिया के राष्ट्रीय मार्ग की इंडिया के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलते हैं ये, और खोज लेते हैं ये अमेरिका। जब हमने जिस काम के लिए इन्हें भेजा था और ये वो नहीं कर पाते, तो फिर यूरोपियंस की तरफ से दूसरे भेजे जाते हैं आपके, जिनका नाम होता है वास्को डी गामा। कब निकलते हैं ये खोज करने के लिए, 1498 में। डेट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। 1498 में निकलते हैं। कौन निकलते हैं आपके, वास्को डी गामा, ठीक है। कहाँ के निवासी होते हैं आपके वास्को डी गामा, तो ये लिस्बन आपके पुर्तगाल की कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही मैं, कैपिटल किसकी कैपिटल है, लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। वास्को डी गामा निकले, कब निकले, 1498 में निकले, और ये फाउंड करते हैं आपका इंडिया फाउंड करने का मतलब होता है यहाँ के समुद्री जल मार्ग की खोज। मतलब बेसिकली इंडिया तो अस्तित्व में ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये खोज करते हैं तभी, ये खोज करते हैं समुद्री जल मार्ग की, एक नए रास्ते को फाउंड करते हैं ये। ऐसे ही अमेरिका के एक नए रास्ते को कोलंबस ने फाउंड किया है, समुद्री जल मार्ग की। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें पता चल गया कि कोलंबस क्यों आए थे, क्यों हमें समुद्री मार्ग की रास्ते की ज़रूरत पड़ी थी। पहले कौन आया, कोलंबस, क्योंकि कोलंबस को पहले भेजा गया था इंडिया फाउंड करने के लिए, इंडिया के एक नए राजमार्ग की खोज करने के लिए, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। कोलंबस के बाद आपके वास्को डी गामा आते हैं। देन ये कैसे इंडिया पहुँचते हैं, इनकी किसकी मदद से पहुँचते हैं, और कौन इनकी हेल्प करता है, इतना पहले हम नोट डाउन करेंगे। ओके, किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में कुछ कंपनियां पढ़ी थी, ठीक है, कंपनियां पढ़ी थी, जैसे पुर्तगालीज आए थे आपके, डच आए थे, फ्रांसीसीज आए थे। अब हम एक एक करके सारी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे पुर्तगालीज यानी कि पोर्तुगीज। पुर्तगालीज में कौन कौन से पुर्तगालीज आए, पहले कौन आया, गवर्नर कौन था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, हेडिंग डाली हमने पोर्तुगीज में अभी हम पढ़ के गए हैं कि वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो कि इंडिया के समुद्री मार्ग की खोज करता है। तो इसमें हम डेट डाल के लिखेंगे 1498 वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या करते हैं, 1498 में इंडिया के, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलते। अब ये जब खोज करने के लिए निकलेंगे, कब निकलते हैं, 1498 में। खोज करने के लिए निकलेंगे तो पैदल तो निकलेंगे नहीं, किसी ना किसी शिप या जहाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, अपनी शिप से जाते हैं जिसका नाम होता है साओ गैब्रिथल, ठीक है, ये इनकी शिप का इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ठीक है, हमें पता चला वास्को डी गामा गए, निकले, किससे निकले, शिप से निकले हैं ये अपनी, जिसका नाम होता है साओ गैब्रिथल, इनकी शिप का नाम होता है। अब जब ये निकलते हैं अपनी शिप से तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ये शिप से निकलने के बाद एक द्वीप पर पहुंचते हैं, यानी कि आइसलैंड पर पहुंचते हैं ये आपके, जिसका नाम होता है आशा आंतरिक द्वीप।
ये आपका इंपॉर्टेंट द्वीप बन जाता है, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेंगे गुजरात के एक व्यापारी, गुजरात के एक ट्रेडर अब्दुल मनीद। ठीक है, आशा आंतरिक द्वीप पर पहुंचते हैं, फिर ये भटक जाते हैं, क्योंकि जब आपके कोलंबस भटक गए थे तो उन्होंने आपके अमेरिका को नए रास्ते की खोज की थी। ऐसे ही ये भी भटक जाते हैं और ये सोच में पड़ जाते हैं मैं किस साइड जाऊं। अगर ये इस साइड को निकल जाते हैं तो फिर ये भी अमेरिका ही पहुंच जाते हैं आपके। आशा आंतरिक द्वीप पे इन्हें मिलता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है, एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अब्दुल, इंपॉर्टेंट है ये नाम, आप अब्दुल मनीद, कहीं कहीं पे बुक्स में आपको मनीद और कहीं कहीं पे बुक्स में आपको मनीद दिखाई देगा। ठीक है, अब्दुल मनीद, ये अब्दुल मनीद कौन होते हैं? गुजरात के एक व्यापारी यानी कि ट्रेडर होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कि अब्दुल मनीद जो होते हैं गुजरात के एक व्यापारी, एक ट्रेडर होते हैं। वास्को डी गामा को कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपको आशा आंतरिक द्वीप पर मिलते हैं वास्को डी गामा को। और विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मनीद, यहाँ पे लिखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ, ये समझ में आ रहा है इतना, इसको ऐसे क्लियर कर, हाँ क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मनीद, अब्दुल मनीद की मदद से वास्को डी गामा क्या करते हैं? 90 दिन की यात्रा करते हैं। ये आपका 90 दिन की यात्रा के बाद फाइनली ये पहुंचते हैं आपका 19 डेज। 90 दिन लग जाते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, गप्पे वप्पे मारते हैं। उसके बाद 90 दिन की यात्रा करने के बाद फाइनली ये पहुंचते हैं इंडिया। ओके, क्लियर इतना? ठीक है, इंडिया पहुंच गए। उसके बाद जब ये इंडिया पहुंचते हैं आपके, तो इंडिया में पहुंचे हैं, तो इंडिया में कहाँ पे पहुंचे हैं? इंडिया जब ये पहुंचे, अब इन्हें देखते हैं ये कहाँ पहुंचे। कालीकट जो आपका केरल में है, कालीकट बेसिकली है क्या? ये आपका पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है, जहाँ पे आपके जहाज वगैरह खड़े होते हैं। एक पोर्ट है, एक बंदरगाह। पूछते हैं कि वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो वो कहाँ पे सबसे पहले आया? तो जब ये इंडिया आया, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मनीद की मदद से आया। कहाँ पे ये आया? कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। कालीकट बंदरगाह आपका केरल में था। ठीक है, जब ये वहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे एक आपके शासक होते हैं, रूलर, जिनकी सरकार होती है जिस टाइम पे, वो होते हैं आपके जमोरिन। जमोरिन क्या करते हैं? इनका स्वागत करते हैं कि हाँ बाहर से, विदेश से कोई आया है तो ये इनका स्वागत करेंगे वास्को डी गामा का। पूछते हैं वनडे एग्जाम में कि वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, तो उसका स्वागत सबसे पहले किस रूलर यानी कि किस शासक ने किया था? तो उसका स्वागत करते हैं आपके जमोरिन। ठीक है, इनका स्वागत हो गया। उसके बाद अब ये आए हैं इंडिया में, तो आए हैं, कब आए थे? लिखा होगा आपका 1498 में ये इंडिया आए थे। अब आए हैं इंडिया तो इन्हें वापस तो जाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं ये हम कि ये वापस कब गए। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करेंगे। जिसे स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, और जिसे नोट डाउन करना होगा वो नोट डाउन कर ले। हम पढ़ चुके हैं कि वास्को डी गामा आए हैं। ठीक है, कहाँ पे आए हैं, किस जगह पे आए हैं इंडिया के। उसके बाद हम देखते हैं अगर ये आए हैं तो ये वापस तो जाएंगे ही इंडिया से। तो अब देखते हैं इनके, अब हम इन्हें वापस भेजते हैं। बेसिकली वो भी बहुत टाइम तक रुक गए, हम इन्हें वापस भेज देंगे। कब जाते हैं ये वापस? 1499 में वापस जाते हैं ये। अब जैसे मैंने बताया आपको कि कालीकट की बंदरगाह पर ये आते हैं, तो जाने के लिए कहीं ये उसी रूट का यूज़ करते हैं? तो नहीं, ये उसी रूट का नहीं यूज़ करते हैं। अब ये क्या करते हैं? गोवा से जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि वास्को डी गामा गोवा के बंदरगाह से
वापस यूरोप जाता है। अब ये वापस यूरोप तो जा रहे हैं, तो इंडिया आए हैं ये, तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे इंडिया से। तो क्या लेकर जाते हैं? ठीक है, जाते हैं और भारत से काफी सारी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, इंडिया आए, अब इनके वापस जाने का टाइम हो गया। क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ? बहुत सारी सी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। जब ये बहुत सारी सी ब्लैक पेपर लेकर जाते हैं यूरोप और उसका व्यापार करते हैं, वहाँ पे उसको बेचते हैं, तो इनको पूछते हैं कि कितना गुना मुनाफा होता है, तो इनको 60 गुना मुनाफा होता है। मतलब जितना इन्होंने खरीदा है उसका 60 गुना इनको प्रॉफिट हुआ। तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी बात है इनके लिए कि हाँ भाई, आप ट्रेडिंग करने के लिए आए और एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिला है जिसका आपको 60 गुना मुनाफा हो रहा है। तो बाकी सारे लोग कहने लगे, अरे भाई कहाँ से लेके आए हो, क्या है ऐसी, आप क्या कहाँ से कौन सी चीज़ लेकर आए हो। तो यहाँ से आपका इंडिया और लोगों के सामने आता है, तो लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इंडिया में आने के लिए। ठीक है, वास्को डी गामा आपके यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर रहे हैं सब लोग। उसके बाद हमने बोला कि वास्को डी गामा आए, चले गए। वास्को डी गामा जब आए थे, ये आपके पहले पुर्तगालीज यानी कि पहले पोर्तुगीज थे जो आपकी इंडिया में आए, जिन्होंने इंडिया के समुद्री जलमार्ग की खोज की। अब हम बात करते हैं कि दूसरा पोर्तुगीज कौन था जो इंडिया में आया। हेडिंग डालेंगे दूसरा पुर्तगाली। दूसरा पुर्तगाली जिसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल। ठीक है, ये आपके दूसरे पुर्तगाली हैं जिनका नाम है आपका पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल। इनका नाम नोट डाउन करेंगे हम। थोड़ा अजीब नाम है बट फिर भी याद करने के पर्पज से आपका ठीक है। ये कब आते हैं इंडिया में? ठीक है, इनकी डेट हम लिख लेते हैं। दूसरे पुर्तगाली जब इंडिया में आते हैं तो आपका चल रहा होता है 1500। ठीक है, टाइम पीरियड भी हम नोट डाउन करेंगे। 1500 में दूसरे पुर्तगालीज आते हैं जिनका नाम होता है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल। बहुत ही इनके बारे में इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि जब ये आते हैं तो फर्स्ट अपने साथ भारत में जब ये एंटर करते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा जब आया था तो सिर्फ समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए आया था। ठीक है, तो वो अकेला आया था, तो ये अपने साथ 13 जहाजों ग्रुप लाते हैं या फिर गुट लाते हैं। हिंदी में बेड़े बोलते हैं, जो काफ़ी सारे से जहाज एक साथ जो चलते हैं उसको हम बेड़ा बोलते हैं। तो ये 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ आते हैं। बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि ये एक धमाकेदार एंट्री करते हैं और आते हैं। बीच में इनका जहाज चल रहा होता, अगल बगल सारे 13 जहाज करके ये लेकर आते हैं। आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जब ये आते हैं तो दूसरा काम इनका ये होता है कि ये करते हैं अरबियंस पर अटैक करते हैं। सबसे पहले ये आएंगे, अरबियंस पर अटैक करेंगे। अरबियंस पर अटैक करने के बाद ये कोचिन, अभी इसको ही अपनी पहली फैक्ट्री यहीं पे स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि जब ये इस पे अधिकार कर लेंगे तो जो अधिकार इनका क्षेत्र हो जाता है, अपनी कोई भी आपको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी होगी तो अपने ही अधिकार क्षेत्र में करेंगे, अपनी ही जगह पे करेंगे। तो कोचिन और कैनूर पर, दो प्लेसेस पर ये क्या करते हैं, अरबियंस पर अटैक करते हैं। कोचिन और कैनूर पर अटैक करने के बाद इस पे अधिकार करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना कि आपके सेकंड पुर्तगालीज आए, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल आए। ये क्या करते हैं, 13 जहाजों की टुकड़ी लेकर आते हैं और बहुत ही अच्छी शानदार एंट्री करते हैं अपनी इंडिया में। उसके बाद अटैक करते हैं अरबियंस पर और कोचिन और कैनूर को अपना आधार मान लेते हैं।
ठीक है, इतना क्लियर है? पहले आप लोग इतना नोट डाउन करिए यहाँ से, फिर रफ करते हैं, फिर आगे का बताते हैं। इतना हो गया होगा आपका, ठीक है। उसके जहाँ से पढ़ा था हमने वहीं से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए नया स्टार्ट करते हैं। मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है 1500 में आपका सेकंड पोर्तुगीज आता है, आपका सेकंड पोर्तुगीज आता है, जिसका नाम बताया था मैंने आपको, पेड्रो अल्वेज कैब्रल। क्या क्या लेकर आता है? 13 जहाजों की टुकड़ी अपने साथ लेकर आता है, और किस पे अधिकार करता है? कोचीन पर अधिकार करता है और कैन्नूर पर अधिकार करता है। दो आपकी जगह हो जाती, कोचीन और कैन्नूर पर ही अधिकार कर लेता है। इसके बाद क्या होता है? इसी टाइम पीरियड के बीच में 1502 में फिर से एंट्री होती है आपकी, किसकी? वास्को डी गामा। फिर आते हैं भारत आपके, दोबारा से वास्को डी गामा। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया? तो 1502 में आपका वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। यहाँ पे हमने अधिकार कर लिया था कोचीन और कैन्नूर पे, तो हम क्या करेंगे? अधिकार करने के बाद पोर्तुगीज अपनी फर्स्ट फैक्ट्री 1503 में क्या लिखेंगे हम? पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाली भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कहाँ पर स्थापित करते हैं? ये आपकी, जिस पर मैंने बताया था अभी, आपके सेकंड आपका जो पोर्तुगीज था जिसने अधिकार किया था कोचीन में। कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, उस जगह का नाम होता है कोचीन, ठीक है। कब की थी इन्होंने? तो 1503 में की थी। ये पूछ लेते हैं कि जो पोर्तुगीज थे उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की थी? तो 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद सेकंड फैक्ट्री 1505 में किस प्लेस पे करते हैं? कैन्नूर, ये आपका कैन्नूर में ये आपका पोर्तुगीज आपकी सेकंड फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। अब इनकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई। अब इनकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगी तो फैक्ट्री का संचालन या फिर उसको चलाने के लिए हम गवर्नर अपॉइंट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पोर्तुगीज का पहला गवर्नर और आपका सेकंड गवर्नर, थर्ड गवर्नर कौन कौन बनकर आया। पहले हम यहाँ से लेकर इनकी वास्को डी गामा की एंट्री देखेंगे। दोबारा से इनकी यहाँ पे होते हैं, तो दो डेट आपकी हो जाती है कि वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम कब आया? 1498 में आया, और सेकंड टाइम इंडिया में फिर एंट्री कब करता है? 1502 में करता है, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट जिससे लेना वो ले ले इतना। ठीक है, हमने 1503 में और 1505 में फर्स्ट फैक्ट्री हमने 1503 में इस्टेब्लिश करी, पुर्तगालियों ने जो इंडिया में की थी, और दूसरी फैक्ट्री जो हमने इस्टेब्लिश करी थी पुर्तगालियों ने जो इंडिया में इस्टेब्लिश करी थी वो कैन्नूर में करी थी और 1505 में की थी। 1505 तक का टाइम पीरियड टेंट्योर हमने देख लिया। उसके बाद जब कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, कंपनी इस्टेब्लिश के बाद उस कंपनी को चलाने के लिए या उसको रूल करने के लिए हम गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जैसे मैंने अपनी कोई कंपनी खोली, उसके लिए मैं मैनेजर अपॉइंट करूंगी। ऐसे ही पोर्तुगीज क्या करते हैं? कंपनी खोलने के बाद इंडिया में अपने गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर देखेंगे पोर्तुगीज का इंडिया में,
फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं, ये आपका जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। फर्स्ट पुर्तगाली की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट गवर्नर। अगर आपसे फर्स्ट पुर्तगाली बोले तो हम सभी जानते हैं वास्को डी गामा, ओके। फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं कि फर्स्ट गवर्नर किसका, पोर्तुगीज पढ़ रहे हैं हम तो पुर्तगालियों के फर्स्ट गवर्नर की बात हो गई है। पुर्तगालीज यानी कि पोर्तुगीज का पहला गवर्नर बनकर आया आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। कब तक बनकर आया, कितना टाइम पीरियड था इसका जो टाइम पीरियड है टिंट्योर आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि 1505 में लास्ट फैक्ट्री हमने इस्टेब्लिश की थी, तो यहीं से इसका टिंट्योर चलेगा 1505 से 1509। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, इनका टाइम पीरियड आपने देख लिया। उसके बाद इनके काम देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। बेसिकली काम तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं, पर हमें एग्जाम ओरिएंटेड देखना होता है, तो एग्जाम ओरिएंटेड में एक हिसाब से हमारे लिए एक ही काम इनका होता है। इनका वर्क देखते हैं ये क्या काम करते हैं। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है, नहीं भी आ रहा है फिर भी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली होती क्या है। पुर्तगालीज क्या करते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा क्या करता है, सबसे पहले आता है और अरबों पर आक्रमण करता है। अरबों पे आक्रमण करने पर ये अरब सागर का जितना भी एरिया होता है, अरब सागर का सारा एरिया अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है। तो अरब सागर को अधिकार करने का प्रोसेस, या अरब सागर को अधिकार जो इन्होंने किया, वही आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है। तो लिखेंगे हम अरब सागर को अधिकार करना ही क्या कहलाता है आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। बाद में इन्होंने अपने आप को, बिकॉज इतने बड़े अरेबियन सी पे इनका पूरा राज हुआ करता था, तो ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे कि हम सागर के स्वामी हैं। तो बेसिकली आपसे ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए पूछा जाता था कि क्या होता है, तो इन्होंने अरबों पर अटैक किया। अरबों पर अटैक करने के बाद अरब सागर पर अधिकार किया। यही अरब सागर पर अधिकार करना ही इनका ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर हो गया। अब हम सेकेंड गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड गवर्नर यानी कि दूसरा पुर्तगाली, ये सब इंडिया आए हैं आपके पुर्तगाली गवर्नर। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इनका नाम है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। दूसरे पुर्तगाली गवर्नर होते हैं। इनका टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये 1505 से 1509 तक ये थे। ये 1509 से आपका 1515 तक रूल करेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले इतना नोट डाउन करिए आप लोग, इसके बाद का बताते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, इस चीज को हम ऊपर नोट डाउन कर देंगे। सेकेंड हम पढ़ के गए हैं। सेकेंड हमने पढ़ा है, सेकेंड यानी कि आपका दूसरा
पुर्तगाली, सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर। ठीक है, सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर जिसका नाम हमने पढ़ा है अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क। ठीक, इसको भी हम यहीं पे लिखेंगे, अल्फ्रांसो टाइम पीरियड है ये इनका 1509 से 1515। तो इसको हम यहाँ से रफ करेंगे। फर्स्ट पोर्तुगीज का गवर्नर पढ़ा है हमने, सेकंड पोर्तुगीज का गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क का हमने नाम पढ़ा है। अब इनका वर्क पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, टाइम टेन्योर इनका 1509 से 1515। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। 1509, 1510 और 1515 में इनकी इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो 1509 में क्या होता है, ये क्या करते हैं, कैपिटल बनाते हैं। किसको कैपिटल बनाएंगे, ये कोचिन को। ये अपनी कैपिटल जो होते हैं, अपनी कैपिटल पोर्तुगीज अपनी कैपिटल किसको बनाते हैं, कोचिन को। और कौन बनाता है, सेकंड गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क। ठीक है, ये कोचिन को अपनी कैपिटल बनाते, कब बनाते हैं, 1509 में। 1510 में ये क्या करते हैं, ही अटैक्ड आदिल शाह, ही अटैक्ड आदिल शाह जो कि आपका सुल्तान था, सुल्तान ऑफ बीजापुर। हिंदी में जिसे नोट डाउन करना है वो लिख ले कि आपके अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क क्या करते हैं, 1510 में अटैक करते हैं आदिल शाह के ऊपर। आदिल शाह कौन था, आपका सुल्तान था बीजापुर का। अटैक करने के बाद ये क्या करते हैं, इससे गोवा छीन लेते हैं, गोवा पर अपना अधिकार कर लेते हैं या फिर गोवा छीन लेते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन बने आपसे कि आपके जो पुर्तगाली जो गवर्नर थे उन्होंने किससे गोवा को अधिकार किया था या फिर गोवा को छीना था आपका, तो आदिल शाह आपका बीजापुर का शासक था, उससे इन्होंने गोवा को छीना था। 1515 में क्या होता है, ही डेड। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है इन इंडिया, भारत में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भारत में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी टाइम पीरियड के बीच में एक बार फिर चक्कर लगाते हैं आपके 1500, ये इतना इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क ने जितने काम किए थे इसी टाइम पीरियड में आ जाते हैं आपके 1524 में। इंपॉर्टेंट है ये। फिर से आपके वास्को डी गामा, इस बार ये ट्रेडर नहीं बन के आते, एक बार आते हैं, पहले तो फर्स्ट टाइम आते हैं समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, सेकंड टाइम आते हैं अपना ब्लैक पेपर के लिए, जो भी इनको काम होता है उस पर्पज से आते हैं। थर्ड बार ये गवर्नर बन के आते हैं, गवर्नर या फिर आपके वॉइसरॉय बन के आते हैं। तो अब आपका यहाँ से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है वास्को डी गामा के बारे में कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया, तो पहला टाइम पीरियड देखेंगे, दूसरा देखेंगे और तीसरा। फर्स्ट टाइम जब समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकले थे 1498 में, सेकेंड टाइम ये आए थे आपके 1502 में, यस हाँ 1502 में आए थे। उसके बाद अभी आए हैं आपके 1524 में। ठीक है, क्लियर, इतना आप नोट डाउन करिए। अब हम बताते हैं आपको सेकंड पुर्तगालीज गवर्नर पढ़िए, अब हम बात करते हैं थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर की। ठीक है, इतना नोट डाउन करो आप लोग। तीसरा पुर्तगाली
गवर्नर। ठीक है, इसको लिखेंगे हम आपका थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर। ठीक है, थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर। अब थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर की बात करते हैं तो सबके पहले दूसरे तीसरे के नाम जाने हैं हमने, थर्ड का नाम भी देखते हैं कौन है ये आपके। इनका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये आपके थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर होते हैं। इनके टाइम पीरियड की हम बात करेंगे तो इनका टाइम पीरियड आपका 1529 से 1538 तक चलता है आपका। 1529 से 1538 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। ये आपके थर्ड पोर्तुगीज आपके ये कहलाते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, इनके वर्क क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं। एक ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड में आपका 30 में क्या होता है, अभी हम इससे पहले बात करके गए थे सेकंड पोर्तुगीज यानी कि सेकंड गवर्नर की बात करके गए थे, जिन्होंने गोवा को आदिल शाह से छीना था, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था गोवा को। उसके बाद अब ये क्या करते हैं, कैपिटल को स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट करते हैं कैपिटल को। कौन सी कैपिटल, मैंने बताया था आपको कि कोचिन को कैपिटल बनाया गया था। अब ये क्या करते हैं, कोचिन से 1530 में कोचिन से कैपिटल को स्थानांतरित करते हैं। किसे बना लेते हैं, अपनी न्यू कैपिटल गोवा को अपनी नई कैपिटल बना लेते हैं। कब बनाते हैं, 1503 में। कौन बनाता है, नीनो डी कुन्हा, जो कि आपके थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर होते हैं। ठीक है, इतना ही इनसे इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके पोर्तुगीज अब आए हैं, इनका एंड तो नहीं हुआ है, क्योंकि पोर्तुगीज सबसे पहले आते हैं आपके। पूछते हैं क्वेश्चन कि 1498 में पोर्तुगीज सबसे पहले आते हैं और भारत से सबसे लास्ट में ही आपके पोर्तुगीज जाते हैं। कब जाते हैं, 1961 में पोर्तुगीज सबसे लास्ट में। आने कहने का मतलब ये है कि आते सबसे पहले हैं और जाते आपके लास्ट में। कब जाते हैं, 1961 में जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे कि हमको इन सारी चीज़ों से, जब ये पोर्तुगीज आए हैं तो हमारे लिए क्या क्या छोड़ के गए, हमें किन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो इनसे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और इनसे क्या क्या चीज़ें जानी है। पहले इतना देखेंगे हम, उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम, भारत में पोर्तुगीज का कंट्रीब्यूशन। क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में, कितनी सारी चीज़ें हमें हुई है। पहली चीज़ हम नहीं जानते थे तंबाकू के बारे में। ठीक है, तंबाकू के बारे में हमें पता चला। नेक्स्ट हमें जहाज़ों का निर्माण कैसे होता है, उसके प्रोसेस के बारे में पता चला। निर्माण कैसे होता है, जहाज़ों के निर्माण के बारे में पता चला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कौन लेकर आया था, तो आपके पोर्तुगीज लेके आए थे प्रिंटिंग प्रेस। कब लेकर आए, बात करते हैं कब लेकर आए, ईयर की बात करते हैं तो ईयर आपका 1556 में आपका प्रिंटिंग प्रेस आई। कौन लेकर आए, आपके पोर्तुगीज लेकर आए।
पोर्तुगीज लेकर आए थे। और कहाँ पे पहला भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला गया था? तो 1556 में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस खुला। और किसने खोला था? आपके पोर्तुगीज ने खोला था। कहाँ पे खोला था? आपका प्लेस इंपॉर्टेंट है, गोवा। ठीक है, गोवा में हुआ है। इतना हमने अपना पढ़ लिया है कि आपके पोर्तुगीज जितने भी आए हैं सबके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि डच, इनके आने का जो प्रोसेस बताया था मैंने, पहले आपके पोर्तुगीज आए हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की बात नहीं हो रही है, आने का क्रम पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, आपके फिर डेनिश और आपके फ्रांसीसी। पोर्तुगीज पूरा पढ़ चुके हैं हम, कौन आया? वास्को डी गामा आया, उसके बाद गवर्नर आए, क्या क्या इन्होंने काम किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डच के बारे में। पहले इतना नोट डाउन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पोर्तुगीज के बारे में पढ़ लिया, पुर्तगालीज के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन आया है, कितने कितने गवर्नर आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सेकेंड, डच। डच जो आपके थे बेसिकली थे कहाँ से? तो ये आपके नीदरलैंड से थे। नीदरलैंड या फिर हॉलैंड, हॉलैंड के लोग थे। डच आपके नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के लोग थे। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि पहला डच कौन आया, उसके बाद किसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, पहला डच, भारत में इनका आगमन की बात करते हैं। फर्स्ट 1596 में आपका फर्स्ट भारत में पहला डच आता है, जिसका नाम होता है आपका कॉर्नेलियस हाउंटमैन। ठीक है, कॉर्नेलियस हाउंटमैन कौन होते हैं? ये आपके फर्स्ट डच होते हैं, भारत में प्रथम डच। पहला डच यही आता है, भारत में प्रथम डच। पहला डच आया आपका कॉर्नेलियस हाउंटमैन आता है, भारत में प्रथम डच आता है। कब आता है? 1596 में आता है। अब ये आएंगे, उसके बाद इनकी अब फैक्ट्री की बात करते हैं। पहले तो ये अपनी कंपनी बनाएंगे, तो ये क्या करते हैं? 1602 में बनाते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, डच, ठीक है, क्लियर है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो आप ईयर बताएंगे कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल नेम क्या था? एक्चुअल नेम क्या था? इनका एक्चुअल नेम था यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट, ठीक है, यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहीं तक नोट डाउन करेंगे। उसके बाद नीदरलैंड, ठीक है, जब ये बनी थी इसका एक्चुअल नेम था यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड। और जब ये 1602 में जब ये फॉर्मेट हुई तो इन्होंने इसका नाम रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कंपनी की तो फॉर्मेशन हो गई है। जब कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है तो देन उसके बाद ये कंपनी अपनी फैक्ट्रियों को इस्टेब्लिश करती हैं इंडिया में। तो हम देखेंगे कि डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की। पहले आप इतना नोट डाउन करिए कि डच जो है आपके कहाँ के लोग थे? नीदरलैंड के थे। पहला डच आपका कब आया? 1596 में। कौन था? कॉर्नेलियस हाउंटमैन था भारत में पहला डच। और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसका एक्चुअल नेम यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड होता है।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसको रफ करेंगे। सोलह सौ दो के बाद हम देखते हैं टाइम पीरियड 1605। ठीक है, 1602 के बाद हम अपना नेक्स्ट टाइम पीरियड देखते हैं कि 1605। 1605 में क्या होता है आपका, प्रथम भारत में, भारत की बात कर रहा है, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ पे खोली जाती है? प्लेस का नाम आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ पे खुली है, तो प्लेस हो जाता है आपका मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम में डच आपकी पहली कंपनी फैक्ट्री को खोलते हैं, सॉरी कंपनी नहीं, फैक्ट्री को खोलते, कब खोलते हैं? 1605 में। अब फर्स्ट हो गई तो फर्स्ट खोलने के बाद सेकंड भी होती है, ठीक है। दूसरी, प्लेस का नाम इंपॉर्टेंट होता है, ईयर नहीं आपका। दूसरी डच फैक्ट्री, दूसरी डच फैक्ट्री आपका कौन सा प्लेस होता है? निजामपट्टनम। निजामपट्टनम में ये अपनी सेकेंड फैक्ट्री खोलते हैं, डच अपनी सेकेंड फैक्ट्री खोलते हैं निजामपट्टनम में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं ये क्या करते हैं? डच, स्टार लगा के लिखेंगे कि डचों ने स्वर्ण, आपका मतलब होता है सोना, सोने के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के चलवाए, ठीक है। सोने के सिक्के आपके गोल्डन कॉइन, ठीक। डचों ने आपके सोने के सिक्के यानी कि गोल्डन कॉइन्स को चलवाया। जब इन्होंने सोने के सिक्के को चलवाया तो जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता है, रुपया चलता है, तो हम उसको क्या नाम से बोलते हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 10 का नोट, 100 का नोट। इसी तरीके से जब डचों ने सोने के सिक्के चलवाए तो उन्हें बोला गया पैगोडा, ठीक है। पैगोडा बोला गया उनको, उन सिक्कों का नाम रखा गया इन्होंने कि पैगोडा, पैगोडा सिक्के बोला गया इनको, पैगोडा सिक्के, ठीक है। इतना आपका नीचे वाला रफ कर देती हूँ। उसके बाद अब यहाँ से एक डेट आ जाती है आपकी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हिस्ट्री का परिवर्तन होता है। आप में यहाँ पे एक बैटल लड़ा जाता है जिसका नाम होता है बेदरा। इंपॉर्टेंट है ये आपका बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा। इंग्लिश में इसको लिखेंगे बैटल ऑफ बेदरा, हिंदी में लिखेंगे बेदरा का युद्ध, ठीक है। ऊपर वाला नोट डाउन हो गया तो उसको हम यहां लिख लेंगे, ठीक। सोने के सिक्के चलवाते हैं ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका 1759, क्या हुआ है आपका? बैटल ऑफ बेदरा यानी कि बेदरा का युद्ध। बैटल ऑफ बेदरा किस किस के बिटवीन हो जाता है? बैटल के साथ क्या होते हैं आपके, जिन जिन के बिटवीन में होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप। तो बैटल ऑफ बेदरा 2 लोगों के बीच में हुआ था। एक साइड थे आपके डच, एक टाइप थे आपके अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की तरफ से आपका कौन था? यहाँ पे थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से आपके रॉबर्ट क्लाइव लड़ाई लड़ रहे थे बैटल ऑफ बेदरा में, और डच आपके यहां से डच की तरफ से कोई नहीं था, ठीक है। तो डिफीट कौन होता है, कौन किसको डिफीट करता है? तो अंग्रेज यहाँ पे जीतते हैं, विन होते हैं, और
आपके डच आपके यहाँ पे हार जाते हैं। इस बैटल के बाद आपकी अंग्रेज़ों की पावर और ज़्यादा हो जाती है और इसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये हारते हैं डच, तो डच की जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं ये सब अपने अधिकार में ले लेते हैं और डच आपके जहाँ से आए हैं, नीदरलैंड से आए हैं, आपके वापस नीदरलैंड चले जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, डच आपके हार जाते हैं और वापस नीदरलैंड चले जाते हैं आपके। और अंग्रेज क्या करते हैं, जब ये जीतते हैं तो जितनी भी डच की प्रॉपर्टी या जितनी भी इनकी फैक्ट्रीज, इनकी कंपनियां होती हैं, उन पे अधिकार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डचों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया, अपने अंडर में ले लिया और अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। तो यहाँ पे आपके डच खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट कल क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आपके अंग्रेज ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कौन कौन इंडिया में आया ब्रिटिशर्स को और इनकी पॉलिसीज़ क्या थी। देन उसके बाद हम डेनिश एंड फ्रांसीसीज पढ़ेंगे। तो ये आपका यूरोपियंस ऑफ भारत में यूरोपियों का आगमन जो आपका जो क्रम में दे के रखा है वो आपका कंप्लीट होता है। आपके 2 इसमें कंप्लीट हो गए हैं। पोर्तुगीज़ आपका एक कंप्लीट हुआ है, दूसरा आपका डच आपके कंप्लीट हुआ है। कल हम आपको बताएंगे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ के बाद हम आपको बताएंगे डेनिश। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कल से मेरी क्लासेस लाइव चलेंगी 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कल से मेरा लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।